मुंगेली भीमराव अम्बेडकर शिक्षण संस्थान आवासीय विद्यालय में करियर गाइडेंस कार्यशाला एवं प्रतिभा सम्मान का सफल आयोजन हुआ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर शिक्षण संस्थान छत्तीसगढ़ द्वारा प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी जिले के शासकीय अशासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत सभी जाति वर्ग के कक्षा 10वीं तथा 12वीं में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले प्रतिभावान तथा जेईई एवं नीट परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बुद्ध जयंती के अवसर पर जिला स्तरीय 1 दिवसीय निःशुल्क कैरियर गाइडेंस कार्यशाला एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन 2 सत्रों में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आवासीय विद्यालय में किया गया, जिसमें जिले के तीनों विकास खंडों मुंगेली, पथरिया, लोरमी से लगभग 310 छात्र छात्राओं ने अपने अभिभावकों के साथ भाग लिया। सर्वप्रथम अतिथियों द्वारा बाबा गुरु घासीदास तथा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर एवं माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। तत्पश्चात प्रार्थना के साथ संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन किया गया। प्रथम सत्र में बच्चों को कैरियर से संबंधित जानकारी विषय विशेषज्ञों द्वारा दी गई। भोजनावकाश पश्चात उपस्थित प्रतिभावान छात्र छात्राओं को स्मृति चिन्ह, मेडल, प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। टॉप 10 में आने वाले छात्रों के अभिभावकों का साल, श्रीफल, बुके भेंट कर सम्मान किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि TR बर्मन, सेवानिवृत्त न्यायाधीश तथा अध्यक्षता AR भास्कर, सेवानिवृत्त फॉरेस्ट अधिकारी ने किया। विशिष्ट अतिथि के रूप में KD घृतेश, सेवानिवृत्त SDO फॉरेस्ट, प्रदीप डाहिरे, सेवानिवृत्त SDO जल संसाधन, डॉक्टर चंद्रशेखर खरे, वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक, सीमा ध्रुव प्राचार्य बाकी, मोहन उपाध्याय व्याख्याता छटन उपस्थित रहे। अतिथियों का स्वागत चंदन लगाकर श्रीफल, बुके भेंट कर किया गया। अति विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश की कक्षा 10वीं में टॉप 10 में 6वां स्थान मीनाक्षी साहू एवं 9वां स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा भूमिका कुलमित्र रही। उपस्थित छात्रों तथा अभिभावकों ने अपने अपने करियर के संबंध में कहा कि 10वीं के बाद विषय चयन कैसे करें, जेईई, नीट, BSc नर्सिंग, कलेक्टर, जज, वैज्ञानिक बनने तथा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कब और कैसे करें, पढ़ाई के दौरान होने वाली कठिनाइयों का समाधान कैसे हो, क्या कोचिंग जरूरी है, कोचिंग कहाँ मिलता है, कोचिंग में कितना खर्च लगता है, वार्षिक परीक्षा के बाद गर्मी अवकाश का सदुपयोग कैसे करें। तैयारी का मन तो बनता है पर अर्थाभाव और पालकों के दबाव के कारण मन विचलित होता है। कुछ छात्रों ने शेयर किया कि हमें ऐसे कार्यक्रम की जानकारी ही नहीं थी। मित्रों ने बताया, यहाँ आकर हमें बहुत अच्छा लगा, ऐसे कार्यक्रम होते रहना चाहिए। यहाँ आकर हमारी जिज्ञासा शांत हुई। अभिभावकों ने कहा कि यहाँ बच्चों के जिज्ञासा का समाधान बेहतर ढंग से किया गया, साथ ही सभी के लिए भोजन व पानी की अच्छी व्यवस्था की गई। संस्था अध्यक्ष राजेंद्र दिवाकर ने कार्यक्रम आयोजन के उद्देश्य के बारे में बताया तथा छात्रों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए कहा कि जीवन में सफलता के लिए धैर्य एवं साहस बहुत जरूरी है। ग्रामीण गरीब प्रतिभावान छात्रों के लिए यह 7वां आयोजन है। बच्चों को बड़ी सोच एवं सपना देखने तथा उसे पाने के लिए और सिविल सर्विसेज की तैयारी करने संबंधी विस्तार से जानकारी दी। तत्संबंध में अभी से लक्ष्य तय करने के लिए कहा। इस ग्रीष्मावकाश में 28 मार्च से संस्थान द्वारा जेईई, नीट तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए 45 दिवसीय निःशुल्क क्रैश कोर्स आयोजित की गई। नीट प्री मॉक टेस्ट का आयोजन भी किया गया। निःशुल्क कोचिंग से गणित संकाय के छात्र सिद्धार्थ पात्रे वर्तमान में NIT रायपुर में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग कर रहा है। लगातार विगत 3 वर्षों से जेईई मेंस क्लियर कर एडवांस के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं। नीट में भी गत वर्ष 5 छात्रों ने कटऑफ पार किया, जिसमें 2 छात्रों ने 70% से भी अधिक अंक प्राप्त कर गौरवान्वित किए। उन्होंने बताया कि आगामी 15 जून से 11वीं 12वीं के छात्रों के लिए जेईई नीट फाउंडेशन क्लास प्रारंभ हो रहा है। छात्र आवासीय सुविधा के साथ विद्यालय शुल्क में ही उक्त कोर्स का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उपस्थित अतिथियों ने कहा कि यह संस्थान क्षेत्र के प्रतिभावान छात्रों के लिए बहुत बेहतर कार्य कर रहा है। ऐसे आयोजन से समाज को एक दिशा मिल रही है। जेईई, नीट एवं प्रशासनिक सेवाओं की भर्ती में मेहनत करने वालों को आसानी से सफलता मिल सकती है। प्रतिभावान छात्र छात्राओं एवं उनके अभिभावकों को अपने लक्ष्य के प्रति सच्चे मन से कठिन परिश्रम कर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी। जिला कलेक्टर राहुल देव, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर MK राय, जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमती सविता राजपूत, समस्त प्राचार्य तथा संस्था अध्यक्ष राजेंद्र दिवाकर के मार्गदर्शन में उक्त कैरियर गाइडेंस कार्यशाला एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन सफल रहा। सभी जाति वर्ग के मेधावी छात्रों के लिए इस ऐतिहासिक आयोजन के प्रयास को सभी उपस्थित जनों ने सराहा। कार्यक्रम में रामफल मांडरे, नेताम गणपत, घृत लहरे, अरविंद बंजारा, अनामिका पाठक तथा बड़ी संख्या में उपस्थित
मेधावी छात्र छात्रा तथा उनके अभिभावक, विद्यालय के प्राचार्य, उपाचार्य, छात्र छात्रा एवं शिक्षक शिक्षिका, कोचिंग टीम तथा संस्थान के सदस्य एवं पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ सदस्य शत्रुघ्न कांत ने किया तथा उपस्थित अतिथियों एवं सहयोगियों के प्रति आभार प्रदर्शन संस्थान के सचिव एवं व्यवस्थापक HR भास्कर एवं कोषाध्यक्ष सुखनंदन घुमसरे ने किया। और उसको हम सब मिलके पकाएं, घी बनाएं, खुशबू आने दें। और घी का महत्व तो बिल्कुल अलग है। तो यही हमारा एक उद्देश्य है कि हमारे जिले में जो क्रीम बच्चे हैं, मलाई बच्चे हैं, उनको घी बनाई जाए, सम्मान देकर किया जाए, उनको एक जगह इकट्ठा किया जाए, एक दूसरे से। 2018 में 650 बच्चे और लगभग 600 अभिभावक एक बच्चे को अपने अभिभावक के साथ उपस्थित होना था। इस तरह से 1250 सदस्यों की उपस्थिति में कैरियर गाइडेंस कार्यशाला का शुभारंभ किया गया। होता है गर्मी के दिन में ही हो पाता है और मई ही महीना एक बहुत अच्छा है क्योंकि परिणाम आता है। 10 मई को इस बार आया। अब हम 10 जुलाई को करते तो कुछ बच्चे प्रवेश के लिए दूर दूर चले गए होते, कुछ बच्चे विषय चयन कर लिए होते, बाद में पछताना होता। तो इसलिए परीक्षा परिणाम के तुरंत बाद कैरियर गाइडेंस कार्यशाला एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन उचित लगा। इसलिए प्रतिवर्ष परीक्षा परिणाम के बाद ही इस आयोजन को करते हैं। साथियों, इस आयोजन को करने में वास्तव में बहुत खुशी होती है हमारे संस्थान के सम्मानित पदाधिकारी सदस्यों को, क्षेत्र के नागरिकों को, उन प्रतिभावान छात्रों को, उनके परिवार के सदस्यों को और विद्यालय के सम्मान्य शिक्षक साथियों को एक गौरव महसूस होता है। चलो, हमारे यहाँ के 4 बच्चे इस बार सम्मान प्राप्त किए, ये महसूस होता है। पर मैं चाहता हूं कि जो आज प्रतिभा है वो केवल अंकों की प्रतिभा होगी, केवल अंकों के प्रतिशत के आधार पर प्रतिभा का हम आकलन कर पा रहे हैं। हम केवल 10वीं 12वीं के परीक्षा परिणाम और प्रतिशत के आधार पर प्रतिभावान का सम्मान कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं है। उनमें छुपी हुई प्रतिभा का भी सम्मान है। मैं संस्था प्रमुख होने के नाते मैं आपका, आप सबका, मंचस्थ सम्मान्य अतिथियों का हृदय से अभिनंदन और स्वागत करते हुए ये कह रहा हूं, मेरे प्यारे मित्रों, साथियों, अभी कुछ बच्चे कुछ पालक ऐसे कर रहे थे, गर्मी तो है पर हमें ठंड लग रही है। क्यों क्यों ठंड लग रही है? कुछ बताएंगे कोई? किसी को मालूम हो रहा है क्या? नहीं, ये गर्मी ये बाहर के तापमान से है। ये जो गर्मी जो है बाहर के तापमान से है, अंदर में गर्मी नहीं है, अंदर में जुनून नहीं है। यदि वो जाग जाए तो हमें गर्मी महसूस होगी, नहीं तो शांत कूल कूल ठंडी ठंडी हवा। बिल्कुल कोई क्या मतलब इस आयोजन का इतने गर्मी में? क्या मतलब है? कुछ व्यवस्था नहीं है, बने उसको ठंडी है। कुछ बच्चे हैं जिनमें जुनून है, बहुत ज्यादा जुनून है, पर हमारा प्रयास है उसी जुनून को बाहर लाना, दिखाना, वही प्रतिभा को दिखाना। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे वो प्रतिभा सामने नहीं आएगा। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, हमारे बीच सम्मानित अतिथिगण भी हैं, हमारे कार्यक्रम का आज शेड्यूल है।
पहले सत्र में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर शिक्षण संस्थान के नाम से जाना जा रहा है। संस्था द्वारा 1 जुलाई 1994 से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय ग्राम खूंटा, वर्तमान में जिला कबीरधाम में है, वहां शुरुआत किया गया। 1995 में नगर में शुरुआत करने का प्रयास किया गया, किसी अपरिहार्य कारणवश शुरुआत नहीं हो सका। 1 जुलाई 1996 से नगर में ये विद्यालय का शुरुआत किया गया और जो आज आपके सामने है। कैरियर गाइडेंस कार्यशाला सन 2000 में आयोजित करने के बाद कुछ अपरिहार्य कारणवश, व्यवस्थागत कारणों से काफी दिनों तक आयोजित नहीं कर पाए। 2017 में फिर से प्रयास किया गया, शुरुआत किया गया 17 साल बाद। हमारे पास एक छोटा सा हॉल है ऊपर में, उसमें कार्यक्रम आयोजित हुआ। उसमें जिले के लगभग 125 छात्र छात्रा, अभिभावक और सम्मान्य अतिथिगण उपस्थित। हाल में थोड़ा सा तकलीफ हुआ, जगह कम पड़ा। दो 2017 का कैरियर गाइडेंस कार्यशाला काफी बहुत अच्छा रहा। हमारे अतिथिगण बहुत अच्छा मार्गदर्शन किए। 2018 लगा तो हमने सोचा साथियों कि भाई 2017 में हाल छोटा था, इस बार तो हमारे जिले में प्रचार प्रसार अच्छा हुआ है, परिणाम अच्छे आए हैं और इस हाल में किया जाना सम्मान समारोह आज दिनांक 27/5/2023 को रखा गया है। निश्चित ही यह सम्मान आपको मिलना चाहिए। आज के हमारी इस कार्यशाला और प्रतिभा सम्मान समारोह के विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजमान है हमारे पूरे राज्य को गौरवान्वित करने वाली छात्र हमारे बीच उपस्थित हैं। कुमारी भूमिका कुलमित्र, कक्षा 10वीं से, इनका विद्यालय है महाराणा प्रताप उच्चतर माध्यमिक विद्यालय झाफल। इधर आ जाए। पर आगे जाए। एक साथ डॉक्टर साहब के साथ फोटो है, आप लोग आगे जाए थोड़ा सा। हाँ, ओके श्रीफान, फोटो खींचते हुए। हाँ, बिलासपुर के सामान्य सचिव भी है। पूरा आदरणीय उपाध्याय का सम्मान करें।
हाँ, और थोड़ा सा साइड हो जाया करेंगे तो फोटो अच्छा आएगा। ऐसे खड़े हो ना जैसे बहुत अच्छा है। हाँ जी। कार्यक्रम, फिर फूलों की बारिश, फिर मैं चाहूंगा कि आदरणीय बर्मन साहब का शाल, श्रीफल और बुके भेंट करके सम्मान करेंगे। थोड़ा सा वन विभाग एसडीओ से रिटायर हुए हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से। आपका हृदय से अभिनंदन एवं स्वागत। दूसरे क्रम में जो सज्जन विराजमान है, सम्माननीय आर के डायरे साहब, प्रदीप कुमार डायरे साहब, आप ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग में सब इंजीनियर एसडीओ के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। आपका हृदय से जल संसाधन जल संसाधन विभाग से सेवानिवृत्त हुए हैं। आपका हृदय से अभिनंदन एवं स्वागत। और आगे के क्रम में जो सज्जन विराजमान है, आदरणीय AR भास्कर साहब, आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से एसडीओ पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। और आपको पता होगा कि कानन पेंडारी में आप पदस्थ थे, है ना। आपका हृदय से अभिनंदन एवं स्वागत। और आगे जो हमारे अतिथि आएंगे परिचय कराते रहेंगे। मैं चाहूंगा कि हमारे बीच हायर सेकेंडरी स्कूल बाकी से उपस्थित आदरणीय प्राचार्य में उपस्थित हैं। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आप आए और आज के इस कैरियर गाइड बहुत ही सुंदर। मैं चाहूंगा हमारे सम्मानित मंच के सभी अतिथियों का स्वागत हो गया है। मेरा नाम दीक्षा सोनी है। मैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल खपरी कला की छात्रा हूँ। मैंने गणित विषय की पढ़ाई की है और आगे मैं एक इंडियन नेवल ऑफिसर बनना चाहती हूँ, जिसके लिए मैं नेशनल डिफेंस अकेडमी ज्वाइन करना चाहती हूँ। मैं 10th की छात्रा हूँ। मेरा 98.4% आया है और मैं आगे गणित लेकर पढ़ना चाहती हूँ। मैं यूपीएससी क्लियर करके एक IAS ऑफिसर बनना। माय नेम इज राजेश्वरी सोनवानी और मैं कक्षा 12वीं की छात्रा थी। मेरा 12वीं में 83.4% गया है और मैं अभी कल ही CUET का एग्जाम दिला के आई हूँ और थैंक यू। मेरा नाम नेहा साहू है। मैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बाकी की छात्रा हूँ। मैं 12th में बायोलॉजिकल स्टडी की थी। अब मैं मेरा नाम मनीष कुमार पात्रे है। मैं बगमार से हूँ। मेरे स्कूल का नाम दिल्ली लविश स्कूल ऑफ एजुकेशन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सालेगुड़ी रहता है। मेरा 12वीं में 80.4% आया है। मैं आगे चलकर शिक्षक बनना चाहता हूँ। नाम शीतला निषाद है। मैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खपरी कला से हूँ। मैं 12वीं में जीव विज्ञान लेकर पढ़ी थी, जिससे 87.4% अंक से उत्तीर्ण हुई हूँ। मैं आगे चलकर पुलिस विभाग में भर्ती होना चाहती हूँ। धन्यवाद। नाम सरिता साहू है और मैं इस साल 10th में थी और इस साल 10th से मेरी 80% आई है और मेरे प्रिंसिपल यहाँ पर उपस्थित है, मेरे पेरेंट्स भी यहाँ पर उपस्थित है और मैं 12वीं में इस साल बायो लेकर पढ़ना चाहती हूँ। मनीष कुमार डाहिरे है। मैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लालपुर का छात्र हूँ। मैं 12वीं आर्ट का छात्र हूँ। मेरा 81.6% आया है। मेरा लक्ष्य यूपीएससी क्लियर करना है। बायो से मेरा 12वीं में परसेंट 88 है। मैं जैसे कि एक बहन ने भी बताया कि वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट बनना चाहती है। मैं भी सोचा कि बाद में कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट बनूंगा, लेकिन उतना तक मैं कक्षा 10वीं में 87.33% आया है। मेरे स्कूल का नाम है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रोड खानी से हूँ। मैं हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करती हूँ। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मैं बेड़ापाड़ा से आई हूँ और
मेरा स्कूल शासकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय घोड़खामी है और मेरा 10वीं में 85.5% आया है। मैं आईएएस बनना चाहती हूँ पर समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या सब्जेक्ट लेकर पढूं और आगे क्या करूं। और मैं एक पुअर फैमिली से भी हूँ, इसलिए मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मेरा नाम भुवनेश्वरी सप्रे है, मैं चरान से हूँ। मेरे स्कूल का नाम हायर सेकेंडरी स्कूल पांकी है। मेरा 10th में 90% आया है और मैं आगे बायो लेकर पढ़ाई करना चाहती हूँ। मेरा नाम करण साहू है। मैं शासकीय हाई स्कूल नौराम खेड़ा का छात्र हूँ। मैं कक्षा 10वीं में 83% हासिल किया है और मैं आगे 11वीं कक्षा में बायो लेकर एक शिक्षक बनना चाहता हूँ। और मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मेरा 10वीं में 91.16 आया था और मैं 11वीं में मैथ्स लेना चाहती हूँ तथा आगे पीएचडी की तैयारी करना चाहती हूँ और डिप्टी कलेक्टर बनना चाहती हूँ। मेरा नाम आशा श्रीवास है। मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी मुंगेली की स्टूडेंट हूँ। मेरा 12वीं में 84% आया है और मैं कॉमर्स लेके पढ़ी हूँ और आगे बीकॉम करना चाहती हूँ और कॉलेज के साथ साथ टेली का भी पढ़ना चाहती हूँ कंप्यूटर में और आगे बढ़ के चार्टेड अकाउंट। अंजुम है, मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मुंगेली की स्टूडेंट हूँ। मैंने कॉमर्स लेके पढ़ाई की है और मेरा 85.4% आया है। मैं आगे बीकॉम करूंगी। मेरा नाम भुवनेश्वरी बसोर है। मैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिंदौरी में पढ़ती थी। मेरा 12वीं में 80.44% आया है। मैं आगे बढ़कर अपने भास्कर सर की तरह टीचर बनना चाहती हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम सलीना कुर्रे है। मैं ग्राम गुना से हूँ और मेरा स्कूल शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय टेली है। मेरा 12वीं में 79.2% आया है और मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। नीट का एग्जाम दिलाई हूँ। गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम रजनी साहू है। मैं सालेगोरी हूँ। मेरा विद्यालय का नाम महात्मा गांधी हायर सेकेंडरी स्कूल सालेगोरी है। मैं 12वीं में बायो सब्जेक्ट लेकर पढ़ी हूँ। मेरा परसेंट 81.4 है। मैं आगे नीट का एग्जाम देकर नर्सिंग की कोर्स करना चाहती हूँ। मेडल वगैरह जो भी सम्मान है करेंगे, ठीक है। मैं 10वीं में 88% से उत्तीर्ण की। मैं बायो लेकर पढ़ना चाहता हूँ और शिक्षक बनना चाहता हूँ। मेरा नाम गणेश कुमार साहू है। मेरा विद्यालय डिलौरी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। मैं 10वीं में 81% लाया हूँ। मैं 11वीं में गणित लेकर इंजीनियर बनना चाहता हूँ। मैं महात्मा गांधी हायर सेकेंडरी सालेगुड़ी से पढ़ा हूँ। मैं साइंस बायो का छात्र हूँ। मेरा 81.4% है। मैं आगे चलकर यूपीएससी फाइट करना चाहता हूँ। मेरा नाम कुमारी मुस्कान कुंभकार है। मैं शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल खपरी कला से हूँ। मैं 12th से हूँ। मेरा 12th में 83.4% आया है और मैं नीट की तैयारी मेरा नाम तानी बर्मन है। मैं महात्मा गांधी हायर सेकेंडरी स्कूल सालेगुड़ी से हूँ और मैं पीएटी की फॉर्म डाली हूँ और मैं पीएटी की तैयारी करना चाहती हूँ। मैं एग्रीकल्चर लेकर मैंने 12वीं कंप्लीट किया है। मेरा 12वीं में 81.4% है। Myself Meenakshi Prasad from देवाकर सरगांव। मैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मधु से हूँ। कक्षा 12वीं कॉमर्स विषय से हूँ। मेरा सपना है कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूं, लेकिन मुझे इस करियर गाइडेंस से पता चला कि हाँ मुझे कुछ पता चले, जानकारी मिलेगी, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। मेरी नाम भगवती कुमारी पटेल है। मैं ग्राम भालूखोंद्रा से हूँ और 10th में मेरा परसेंट 92% आया है और मैं आगे बायो सब्जेक्ट लेकर पढ़ना चाहती हूँ और एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मैं आराधना बर्मन और मैं महात्मा गांधी हायर सेकेंडरी स्कूल सालेगोरी में पढ़ाई करती थी। 12th का अभी मैं 12th पास आउट हूँ, जिसमें मेरा 76% आया है। मैं एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल सरदार से हूँ। मुझे 12वीं के बाद आईएएस बनना है, लेकिन मैं आर्ट लेके आईएएस नहीं बनना चाहती। लेकिन मेरे सभी रिलेशन और मोबाइल में भी मैं सर्च करके देखी तो सब लोग ये सजेस्ट कर रहे हैं कि आर्ट लेके ही मतलब ज्यादा अच्छा होता है आईएएस बनना। तो मेरी इस समस्या का कुछ समाधान। मेरा नाम जितेंद्र सिंह राजपूत है। मैं कक्षा 10वीं में पढ़ता था।
मेरा 10th में 90.9% आया है। मैं आगे 11th में मैथ्स को लेकर पढ़ाई करना चाहता हूँ और आगे इंजीनियर की तैयारी करना चाहता हूँ। उनके काउंसलर उपस्थित हैं, हमारे बीच अभी वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक भी उपस्थित हो रहे हैं। बायो लेकर पढ़ना चाहता हूँ और आगे चलकर मैं IPS बनना चाहता हूँ। मेरा नाम रानू साहू है। मैं महात्मा गांधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सालेगोरी से हूँ। मेरा 12वीं में 84.2% है। मैं बायो लेकर पढ़ाई की हूँ। मैं फ्यूचर में नीट क्वालिफाई करना चाहती थी। मेरा नाम माया चौबे है। मैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कंतेली से आई हूँ। मेरा 12th में 82.8% है। मैं आगे प्रोफेसर बनना चाहती हूँ। थैंक यू। और मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मैं शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सरगांव की छात्रा हूँ और मेरा 10th क्लास में ना 84.4% आया है और मुझे मतलब मैं कौन सा सब्जेक्ट लूँ ये मुझे समझ नहीं आता। मैं इस बार क्लास 10th में थी। मेरा 10th में 84.83 नंबर आया है और मैं मेरा ड्रीम है टीचर बनने का और मैं आगे साइंस लेके पढ़ाई करूंगी। मेरा नाम हीरा सिंह है और मैंने 12th आर्ट विषय से पास किया हूँ, जो कि मैं आगे की पढ़ाई ला की पढ़ाई करना चाहता हूँ। आगे मेरा नाम प्रियांशी पाटले है। मैं सरस्वती शिशु मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय झाफल से हूँ। मैं बायो सब्जेक्ट लेकर पढ़ाई की हूँ और मेरा 12th में 85.2% आया है। यहाँ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बोलते हैं कि हम लोग बायो लिए हैं तो सिर्फ डॉक्टर करेंगे, बट ऐसा नहीं है कि आप लोग बायो लिए हो तो सिर्फ डॉक्टर बनोगे। मैं बायो ली हूँ लेकिन मैं आगे PSC फाइट करना चाहती हूँ। Myself Suman Tandon. I am from Patalkundi and my school name is Government Higher Secondary School Kanteli. I cleared 12th in bio 76.6%. मैं चाहती हूँ कि मैं एक डॉक्टर बनूं। लेकर है मैं 12th में बायो लेकर पढ़ी थी। मेरा 81.6% आया है और मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। और मैं कक्षा 12वीं में बायो लेकर पढ़ा हूँ और मेरा 83.8% आया है 12वीं में और मैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मधुपुर में पढ़ता था और आगे अपना BSc करना चाहूँगा और आगे सिविल सर्विस में जाकर एक IAS ऑफिसर के पद पर नियुक्त होना चाहूँगा। मेरा नाम राकेश कुमार साहू है। मैं मनोहर शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला मनोहरपुर में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की है। मैंने गणित लेकर 12वीं में पढ़ा है। मेरे 12वीं में 85.4% आए हैं। मैं आगे चलकर शिक्षक बनना चाहता हूँ। मेरा नाम नागेश कुमार रात्रे है। मैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मनोहरपुर से आया हूँ। मेरा ग्राम बिचारपुर है। मैंने 12वीं मैथमेटिक्स से लेकर 82.4% अंक हासिल किए हैं। मैं आगे भविष्य में जाकर शिक्षक बनना चाहता हूँ और अपने समाज को भी शिक्षित करना चाहता हूँ। मेरा नाम ससुरा बंजारी है। मैं बेजलपुर से हूँ। मैं मैथ्स सब्जेक्ट लेकर पढ़ाई कर रही हूँ। मेरा 12th में 80% आया है और मैं आगे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ। वर्मा, I am from Swami Atmanand English Medium School, Lormi. I want to become a software engineer. So I have many choices to do and go through there. Firstly, I have JEE, but I am not thinking about to drop out. I am not thinking about to drop out. So I will choose this for off campus. Off campus means we are doing graduation and by online method we can learn coding and data structure, through which we can go off campus and apply Google, Microsoft and many private companies. After that I want to do something else and this is on my mind. I cannot declare here, but I have something another. Good afternoon, all of you. My name is Ravi Nangre from Rambo Memorial Higher Secondary School, Mongeli, Chhattisgarh, and I want to become a doctor. Thank you. Nikhil Banjare from Swami Atmanand English Medium School from Lobni, and I am from Biostream, and I am doing coaching in Bhilai for NEET coaching classes. So when I heard about this academy, so our teacher informed. मैं सरस्वती शिशु मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लोरमी में पढ़ता हूँ। मेरा 10th में 90.33% आया है। मैं आगे गणित विषय लेकर पढ़ना चाहता हूँ और शिक्षा विभाग में आगे कोर्स करना।
पढ़ती हूँ और मेरा लक्ष्य ये है कि मैं 10वीं में तो उतना परसेंट नहीं ना आ सकी, लेकिन मेरा कोशिश था कि मैं 90 से ऊपर ना, लेकिन नहीं हो पाया मेरे से। लेकिन सब सर सपोर्टिंग करते हैं कि आप कर पाओगे, लेकिन घर के काम से मुझे मिलता ही नहीं था टाइम उतना ज़्यादा। लेकिन मैं पढ़ाई भी करती थी, काम भी करती थी और मेरा लक्ष्य ये है कि मैं 10वीं में तो उतना परसेंट नहीं ला सकी, लेकिन 12वीं में तो बहुत अच्छा परसेंट लाना चाहती हूँ और 11वीं एंड 12वीं के बाद मैं नीट क्रैक करना चाहती हूँ और अभी से मैं तैयारी कर रही हूँ। जब से पेपर दिलाई हूँ उसके बाद मैं नीट की तैयारी में लग गई हूँ। मुझे अपने ऊपर विश्वास है कि मैं कर पाऊंगी और यही उम्मीद करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। 86.5 सॉरी 85.5। कोई बच्चा है 10वीं वाले, कोई बोलना चाहते हैं? 10वीं वाले 10वीं पास है, आप बहुत अच्छे नंबर लाए हैं। क्या विषय लेना चाहते हैं 11वीं में? क्या बनना चाहते हैं? 10 मई को रिजल्ट आया हुआ है और आज 27 मई हो गया। इतने दिन में आप घर में अपने माता पिता इष्ट मित्र गुरुदेव से किसी से चर्चा किए होंगे, सुझाव लिए होंगे, कुछ तो बात किए होंगे कि 11वीं में क्या विषय लेना है, आगे क्या बनने के लिए सोचे होंगे। वो कोई बोलना चाहते हैं? स्वतंत्रता पूर्वक अपनी बात रखें। बिल्कुल माइक आपके पास है, बस हाथ उठाए, हम माइक आपके पास पहुंचाएंगे। बात रखिए। गुड, बोलिए भूमिका जी। एक भूमिका उधर है, हाँ उधर बैठी हुई एक भूमिका इधर है। ये इसी स्कूल में 10वीं में अपने कक्षा में पहला स्थान पाई है। बोलो, स्वागत। मेरा नाम भूमिका कांत है और मैं नेक्स्ट साल 11वीं पढ़ने वाली हूँ। मैं पीसीबी बायो लेकर पढ़ूंगी 11वीं। मैं चाहती हूँ कि मैं फॉरेंसिक साइंटिस्ट बनूं, इसलिए मैं 12th के बाद CUET एग्जाम होता है, नीट भी होता है जो डॉक्टर के लिए होता है, लेकिन CUET साइंटिस्ट के लिए होता है, तो मैं उसका एग्जाम दिलाना चाहती हूँ। थैंक यू। से भी बात कर रहा हूँ, बारी वाले से भी। चाप फ्लावर लेट्स गो। हाँ, सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं नम्रता सिंह राजपूत हूँ। सरस्वती शिशु मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय झापर की छात्रा हूँ। मेरा 10th में 96.5% आया है और आगे मैं बायो लेकर मतलब नीट की तैयारी करना चाहती हूँ और डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मैं सभी को एक उद्देश्य है कि प्रेरणा है, सिर्फ परसेंट जरूरी नहीं होता, उसके साथ नॉलेज भी जरूरी होता है। ये नहीं कि परसेंट लाकर आप आगे बढ़िए, जिससे परसेंट कम आया है ना वो भी नॉलेज के साथ आगे बढ़ सकता है। जिससे जैसे यहाँ पर बुलाए हैं कि 75% से अधिक वाले आए, 75% से कम वाले छात्र भी हैं, उनके पास नॉलेज है। अगर परसेंट नहीं आया तो कोई बात नहीं है, नॉलेज के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। परसेंट हमेशा काम नहीं आता और अगर नॉलेज है तो परसेंट आना तो बनता ही है। अब सभी को मेरा साधन एक साथ क्लैप से बोल, हाथों से बहुत अच्छा लगेगा। लेट्स गो। तीन बार जाना है, हाथों से बहुत अच्छा लगेगा। लेट्स गो। तीन बार जाना है, हाथों से बहुत अच्छा लगेगा। लेट्स गो। तीन बार जाना है। मैं फौज में हूँ। मैं राजकुमार जायसवाल, मेरे पुत्र प्रियांशु जायसवाल 90.3 पॉइंट आया है। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। छात्र छात्राएं, माई सेल्फ साबिर मोहम्मद खान, मैं संकुल केंद्र संकुल डिंडौरी का CSE हूँ और अपने पुत्र अल्ताफ मोहम्मद को यहाँ लेकर के आया हूँ जो कक्षा 10वीं में 86.6% लाया है और नीट की तैयारी अभी से वो कर रहा है। यह कार्यक्रम जो आयोजित कर रहे हैं कैरियर गाइडेंस कार्यशाला एवं प्रतिभा सम्मान समारोह, यह वास्तव में बहुत ही उल्लेखनीय कार्यक्रम है
इस कार्यक्रम की जितनी तारीफ की जाए कम है। और इसके लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर शिक्षण संस्थान छत्तीसगढ़ मुंगेली के सभी पदाधिकारी एवं शिक्षक गणों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा और इस कार्यक्रम को ऐसे ही आगे बनाए रखने के लिए मैं प्रेरित करना चाहूंगा और इसका तारीफ करना चाहूंगा। और सभी बच्चों को जो अभी मेधावी छात्र छात्राएं हैं जो अभी अच्छा परसेंट लाए हैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। भी बात कर रहा हूँ बारी वाले से भी। चाप फ्लावर क्लैप्स गो। हाँ 10वीं पास की कितने बच्चे हैं यहाँ पे? ओके, क्या आप लोग इंजीनियर बन सकते हैं? हाथ उठाए कोई। कैसे? आवाज दीजिए। कैसे बन सकते हैं इंजीनियर 10वीं पास करने के बाद? मैं बताता हूँ आपको। 10वीं पास करने के बाद किसी की आर्थिक स्थिति यदि अच्छी नहीं है, ज्यादा पढ़ने की इच्छा नहीं है, जल्दी से जल्दी जॉब करने की इच्छा है, तो तखतपुर पे पॉलिटेक्निक कॉलेज का नाम सुना है आप लोग? यदि इस क्षेत्र से हैं तो वहां पे अपने बच्चों को दे करके एग्जाम दे करके वहां से भी इंजीनियर निकलते हैं, डिप्लोमा इंजीनियर। वो किसी ग्रेजुएट इंजीनियर से कम नहीं होते और हर तरह की उनको डिप्लोमा में एक सब्जेक्ट पे दिया जाता है। तो जिंदगी में निराश होने की जरूरत नहीं है, उसके आगे भी बढ़ सकते हैं, 12th कर सकते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज जा सकते हैं। आपका गाइडेंस स्थल पे आप लोग बैठे हैं। मैं तो कहूँगा थोड़ा हाथ उठाएं। एंड्रॉइड मोबाइल कितने लोग उपयोग करते हैं, चाहे अभिभावक हो चाहे छात्र छात्रा, मतलब 100%। आप गूगल पे चेक कीजिए, हर विषय का डिटेल्स में आपको पूरी की पूरी जानकारी मिलेगी। पूरी की पूरी जानकारी, रास्ता आपको कहाँ से जाना है वो भी आपको गाइडलाइंस मिलेगा। कहाँ कौन सा इंडिया के अंदर फॉरेन के अंदर कौन से कॉलेज में जाना है और उसकी लोकेशन क्या है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, आप घर बैठे देख सकते हैं। यदि किसी के पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, किसी सेंटर पे चले जाइए, किसी फ्रेंड से संपर्क कर लीजिए, वहां से जानकारी। आपकी इच्छा क्या है आज के तारीख में उस पे बल होता है। आप ये सोचने लग जाएंगे कि नहीं नहीं मुझे कुछ करना नहीं है, ये करना नहीं है। अच्छा, एक चीज मैं और जानना चाहूंगा, 8 घंटे पढ़ने वाले बच्चे हाथ उठाएं। 8 घंटे पढ़ने वाले बच्चे हाथ उठाएं। कोई नहीं है। अभी मैं देख रहा था 8 घंटे पढ़ने वाले बच्चे अच्छे स्कोरिंग ये भी हैं, 94% है, 85% है, 60% है, 60% है, तो सब एबव लोग मिले। लेकिन दुख की बात यह है कि 8 घंटे लेबर वर्क करने वाले, पढ़ाई में अपनी जोर आजमाइश करने वाले, समय देने वाले बच्चे यहाँ पर बहुत ही कम है। किसी को आईएएस, आईपीएस करना है तो मैं बता देता हूँ उसका मूल मंत्र, आपको 8 घंटे अपने 24 घंटे में सेक्रीफाई करना होगा। क्या अभिभावक भी सुन लें? 8 घंटे करना होगा। और वो समय कब आप निकालेंगे? सोचते हैं कि सुबह उठ करके 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक के हम लोग पढ़ाई करेंगे, फिर काम कैसे करेंगे? गलत मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट करना है आपको। कब उठना है सो करके आपको? इस 8 घंटे को 24 घंटे में कवर करना है तो कब सो करके उठना है आपको? 4 बजे सुबह सो करके उठिए। 4 से भी 7 भी पढ़ लेते हैं, 3 घंटे निकल जाता है आपका। 8 बजा देते हैं, 4 घंटे निकल जाता है। आप पूरा काम कीजिए, घर का काम कीजिए, खेती बाड़ी काम कीजिए, माँ का सहायता कीजिए, पिताजी की सहायता कीजिए, जहाँ जाना है फ्रेंड सर्किल वगैरह, कॉलेज स्कूल जहाँ भी जाना है सब जगह जाइए। और नेक्स्ट 4 घंटे का वो समय जो है खाना खाने के बाद आप मैनेज कीजिए 6 बजे 7 बजे। ये जो कैरियर गाइडेंस का जो कार्यक्रम रखा हुआ है ये वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अर्थ को समझना बहुत जरूरी है। अभी बच्चों की तरफ से भी जानकारी मिली, कई बच्चों ने कहा
कि हम 10वीं पास तो हो गए हैं, 12वीं पास कर लिए हैं, मेरिट लिस्ट में हैं, लेकिन आगे समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। तो इसके लिए ये जो संस्था है ये बहुत ही अच्छा है। इस संस्था के संपर्क में रहें। ये संस्था हमेशा ही इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं जो बहुत बच्चों के भविष्य के लिए बहुत ही जरूरी है। ये जो समय होता है करियर बनाने का, वो जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने कहा कि 9वीं से लेकर के 12वीं तक की पढ़ाई का जो समय होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और यही जो है करियर बनाने का बहुत ही एक सुनहरा अवसर है। जैसा कि हम जानते हैं कि यदि कोई छोटा सा पौधा है तो उस पौधे को हम जिधर चाहे झुका सकते हैं, जिधर चाहे उसको हम गति दे सकते हैं। वही जो है ये 9वीं और 12वीं के जो छात्र छात्राएं हैं उनका समय होता है। ये चाहें तो अपने आप को जिधर चाहें उधर ले जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो है एक दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। जैसा कि भास्कर साहब ने कहा कि हर चीज को जो है एक उद्देश्य बना करके, लक्ष्य बना करके आगे बढ़ें। समय बहुत कीमती है, समय पर ध्यान दें। एक एक मिनट महत्वपूर्ण होता है और जब यही समय जो है आगे बढ़ जाती है तो वापस नहीं आ सकता। इसलिए अगर जिनको आगे बढ़ना है, अच्छा करियर बनाना है, वो जो है एक एक मिनट के महत्व को समझे और उसका सदुपयोग करें। आज अच्छे अधिकारी, डॉक्टर, इंजीनियर की कमी है। तो ऐसे में अगर बच्चे जो है लक्ष्य बना करके प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और अच्छे व्यापारी, केवल डॉक्टर, इंजीनियर और प्रशासनिक अधिकारी ही मतलब सब कुछ नहीं है, एक अच्छा व्यापार भी उससे अच्छा है। एक अच्छा व्यापारी भी बन सकते हैं। इन सब चीजों के लिए बहुत मेहनत की आवश्यकता है, अच्छी पढ़ाई करने की आवश्यकता है। ये जो आज जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है सम्मान कार्यक्रम, इसमें जो सम्मान जो कार्यक्रम है, इस सम्मान कार्यक्रम में जो प्रतिभावान छात्र हैं वो तो सम्मानित हो ही रहे हैं, लेकिन उनको देखने के बाद जो कम अंक प्राप्त करने वाले जो छात्र छात्राएं हैं, स्टूडेंट्स हैं, उसमें भी एक जो है उत्साहवर्धन होता है और उनके मन में एक भावना जागृत होती है कि वो क्यों ना हम भी जो अच्छा पढ़ाई करें और अच्छा पढ़ाई करके हम भी जो है इस सम्मान को प्राप्त करें। तो ये कार्यक्रम का जो आयोजन बहुत ही बढ़िया है और ये कार्यक्रम हमेशा होते रहा है और मैं चाहता हूँ कि बच्चे जो है इसका अधिक से अधिक लाभ उठाएं और आगे बढ़ें। अंत में मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले भीमराव अम्बेडकर की। सम्माननीय मंच, आप सभी को नमन। और आज इस कार्यशाला में कैरियर गाइडेंस में उपस्थित अभिभावकगण और मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, निश्चित रूप से हम सभी जानते हैं कि हमारा जो जीवन है, स्पेशली देखेंगे कि जो शिक्षा होता है, जैसे कि अभी बहुत से बच्चों ने कहा कि 10वीं अध्ययन के बाद हम 11वीं 12वीं में कौन सा विषय लेकर के आगे बढ़े, या 12वीं पास होने के बाद छात्र छात्राओं ने अपने विचार रखे कि हमें आगे क्या करना चाहिए, किस क्षेत्र में जाना चाहिए। इसके साथ ही बहुत सारी आर्थिक सामाजिक परिस्थितियां और परेशानियां यहाँ पर बताया गया। निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहूंगा कि हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष है, लेकिन अगर वह व्यक्ति, वह विद्यार्थी सोच लेता है, विचार कर लेता है कि इस कार्य को मुझे करना ही है, तो बहुत सारी जो बाधाएं हैं आज की इन परिस्थितियों में निश्चित रूप में दूर हो सकती है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि एक दौड़ है, उस दौड़ में अगर 10 बच्चे दौड़ रहे हैं 100 मीटर का, तो उस दौड़ में आप लोगों ने देखा होगा कि जो प्रथम आने वाले बच्चे
और द्वितीय और तृतीय के बीच में अगर उस अंतर को देखा जाए तो अंतर बहुत कम रहता है। अगर उस अंतर पर चिंतन किया जाए कि अंतर क्या है, तो वो अंतर होता है उस बच्चे का विचार। जिस बच्चे ने सोचा था कि इस 10 लोगों में मेरे को प्रथम ही आना है, पूरे विचार से, तन मन धन से और अभ्यास से जो दौड़ा वो फर्स्ट आया। थोड़ा सा कहीं कमी रही वो सेकंड, और थोड़ी कमी वो थर्ड, लेकिन वह अंतिम नहीं है। हम प्रयास करके आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि कोटेशन में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि असफलता यह सिद्ध करती है कि सफलता के लिए प्रयास पूरे मन से नहीं की गई है। और आज तो इतनी सारी सुविधाएं हो गई हैं। पहले तो आप लोगों के दादा परदादा लोग रहे, बहुत से लोग रहे जिन्होंने अभाव में पढ़ा लिखा कार्य किया। एक परिवार में एक पुस्तक को 4 भाई और 4 बहन पढ़ा करते थे। आज शासन के द्वारा इतनी सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई हैं कि अगर हम चाहें तो किसी भी क्षेत्र में आगे जा सकते हैं। और हमारे सम्माननीय दिवाकर जी एवं पूरा स्टाफ यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि ये लोग इतना प्रयास कर रहे हैं कि बहुत सारी हमारी आर्थिक और शैक्षणिक समस्याएं स्वतः दूर हो जाती है समय। और हम सौभाग्यशाली हैं कि इस प्रकार एक संस्था है, जिस संस्था के माध्यम से हम अध्ययन करके अपने जो लक्ष्य है, चाहे वो NIT हो, चाहे JEE हो, और अन्य क्षेत्रों में भी जा सकते हैं। देखिए क्या होता है कि जब हम किसी भी परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयारी करते हैं, तो उसमें उस तैयारी करने का हमको लाभ मिलता है। बहुत से बच्चों को मैंने देखा, क्लासेस में पाया कि बच्चे ये नहीं बता पाते कि कितने लेसन्स हैं, हिंदी में कितने पाठ हैं। आपको वर्ष में जैसे ही आपकी क्लासेस शुरू होती है, पूरी प्लानिंग कर लेनी चाहिए कि हमारा पूरा सिलेबस इकाई में बटा रहता है। उसकी जानकारी बच्चों को शुरू में हो जाना चाहिए। और जब आप स्वयं प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। धन्यवाद बहुत बहुत दिवाकर जी एवं समस्त संस्थान वासियों को कि जिन्होंने बहुत सुंदर कार्यक्रम कार्यशाला आयोजित किया है। और अतिथिगण का मेरा हृदय से सम्मान, नमस्कार। यहाँ जैसा देख रही हूँ बहुत सारे पालक भी आए हुए हैं, स्टूडेंट भी आए हुए हैं। इन सबसे पहले मेरा एक सवाल है, क्योंकि टीचर हूँ तो सवाल करना मेरा हक बनता है। तो सवाल ये है, जैसे ही आपको पता चला कि आपको कहीं पर कोई कार्यक्रम हो रहा है और आपको सम्मान मिलने वाला है, कल की रात कितने लोगों को नींद आई और कितने लोगों को नहीं आई? अगर नहीं आई है तो हाथ उठाइए, और अगर आई है तो मत उठाइए। लगभग किसी को नींद नहीं आई होगी, क्योंकि उनको लगा होगा कि मैं जाऊं कब, मुझे मिले कब। क्योंकि सम्मान पाने की जो भूख होती है वो सब में होती है। बच्चा अपनी प्रतिभा से सम्मान पाता है और पालक अपने बच्चे के हित को देखकर, उसके प्रगति को देखकर इनाम पाता है। इसीलिए आपको नींद नहीं आई होगी, ये मेरा विश्वास कहता है। मैं इस संस्थान में दूसरी बार आई हूँ। पहले बार मैं आई थी तो मुझे पता नहीं था कि क्या होने वाला है, क्या है, बस पता चला कि यहाँ अवार्ड मिलने वाला है, चलो बच्चे को ले चलो। लेकिन इस बार सिस्टमैटिक ढंग से मुझे पता चला कि यहाँ पर क्या होने वाला है, कैसा होना है। तो मैंने एक एक करके सारे बच्चों को कॉल किया कि वो आए और अपने जो सम्मान है वो प्राप्त करें। लेकिन गुरु घासीदास शिक्षा संस्थान की तरफ से जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है कैरियर गाइडेंस का, ये एक विशेष महत्वपूर्ण स्थान रखता है। क्योंकि बच्चा 12th पास हो जाता है, उसको पता ही नहीं होता है कि मुझे आगे करना क्या है। अगर मैथ्स पढ़ लिया तो इंजीनियर का सपना देखता है, अगर साइंस पढ़ लिया तो डॉक्टर का सपना देखता है, और अगर आर्ट्स पढ़ लिया तो फिर वो बाबू वगैरह इस सब का सपना देखता है। लेकिन क्या केवल यही तीनों जगह है उन बच्चों को प्राप्त करने के लिए? नहीं है। जैसा कि आपसे देखा कि वन विभाग से भी सर आए हैं, एजुकेशन विभाग से भी सर आए हैं, कानन पेंडारी से भी सर आए हैं, ये यहाँ तक पहुंचे कैसे? क्या इन्होंने मैथ्स पढ़ा था, कि साइंस पढ़ा था, कि आर्ट्स पढ़ा था? इन्होंने क्या किया जो आप भी यहाँ पर पहुंच सकते हैं? ये सारी चीजें आज आपको बताई जाएंगी कि आपको आगे करना क्या है।
और दिवाकर सर से मैं धन्यवाद देती हूँ कि वो ऐसा आयोजन आगे भी आयोजित करते रहें, हमारे बच्चों को आगे बढ़ाते रहें, क्योंकि ये जो बच्चे हैं जो ग्रामीण इलाके हैं उनके लिए बहुत आवश्यक है कि कभी कहीं पहुंचे और उनको ये सारी चीजें की जानकारी मिले। मैं अपने स्कूल में भी चाह रही थी कि ऐसा कुछ कार्यक्रम मैं आयोजित करूं, लेकिन कुछ काम की व्यस्तता की वजह से या मेरी कोई कमजोरी है कि मैं बहुत सारा काम एक साथ करने के मूड में हो जाती हूँ तो वो छूट जाता है। तो वो अभी छूटा हुआ है, लेकिन ये सपना आज मेरे यहाँ पूरा हो गया कि आप सभी के माध्यम से मेरे बच्चे जो यहाँ लगभग 15 बच्चे मेरे पास आए हुए हैं, उन सारे बच्चों को मालूम हो जाएगा कि उनको आगे चलकर करना क्या है, कि अंक जो है केवल आपका एक पहचान है कि उन्होंने ये अंक इतना प्राप्त किया है, लेकिन सारे बच्चे होशियार होते हैं, प्रतिभावान होते हैं, उनमें कोई ना कोई प्रतिभा छिपी हुई होती है। तो आने वाले समय में उसके ऊपर भी काम किया जाएगा। इसके साथ ही मैं सर को धन्यवाद देती हूँ और अपना स्थान ग्रहण करती हूँ। धन्यवाद। एक बार फिर से क्लैप्स गो। बहुत अच्छा। समस्त पालकों और बच्चों को मेरा सादर अभिवादन। मंचस्थ हमारे अतिथिगण श्री लहरी जी, ताहिरी जी एवं भास्कर जी को सादर अभिवादन। यहाँ पर उपस्थित समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं को भी मेरा सख्त अभिनंदन है कि उनके प्रयास से जो सर की कल्पना थी, उनका जो संकल्प था, उसको पूर्ण करने का अवसर सारे बच्चों को प्राप्त हुआ है। और इतना जोश इस उम्र में जब उनमें दिखाई पड़ता है, तो जिसको वो पथ प्रदर्शक के रूप में आगे गाइडलाइन देते रहे हैं, उनके अंदर भी वो हौसला जरूर मिलेगा। और मुझे बहुत देर से जानकारी लगी कि यहाँ पर इस तरह के का शिक्षण संस्थान है जहाँ नीट की कोचिंग दी जाती है, तो मैंने बिना देर किए अपने बच्चे को यहाँ पर एडमिशन दिलाया। और मुझे तो यकीन ही नहीं था कि इतनी अच्छी व्यवस्था होगी, क्योंकि मुझे देखने से जैसे बाहर सभी लुभावने होते हैं इंस्टीट्यूट, उनमें इतनी फैसिलिटीज होती हैं, इतना अट्रैक्टिव होता है, वैसा कुछ भी नहीं दिखा। तो पता नहीं, मुझे लगा कि यहाँ हमारे मुंगेली में ऐसा कहाँ हो सकता है। पर इनको देखने के बाद लगा कि वाकई जो दिखावा होता है उस पर वो सारी चीजें वो सारे गुण हो ये जरूरी नहीं है। कभी किसी चीज को जब हम उपयोग कर लेते हैं, उसको यूज करते हैं, अपनी लाइफ में लेकर आते हैं, तब उसकी रियलिटी जो होती है वो हमको मालूम पड़ती है। तो यहाँ पर आने के बाद मैंने जाना कि वाकई में जो कोयले से हीरा निकाला जाता है, कोयले की खदान से, वाकई में ये वैसा ही प्लेस है जो भले ही देखने में आकर्षक ना हो, लोगों को अट्रैक्ट ना करता हो, पर वाकई यहाँ पर सभी गुणों से भरे हुए शिक्षक उपस्थित हैं। तो आप सभी से मेरा भी ये अनुरोध है कि कृपया एक मौका इनको जरूर दें और इस संस्थान में जितने भी इच्छुक छात्र छात्राएं हैं, उनको ये पूरी तरीके से मानसिक और शारीरिक रूप से इस तरीके से उनको सिखाएंगे कि वाकई बच्चे के अंदर वो जोश आएगा, उतनी एनर्जी आएगी कि आगे बढ़कर वो काम कर सकते हैं जो इनके पेरेंट्स ने इनके लिए सोचा हुआ है, या ये अपने फ्यूचर के लिए उसको करना चाहते हैं। और हमारे मुंगेली के लिए बहुत ही गौरव की बात होगी कि इस छोटे से संस्थान से इतने बड़े होनहार विद्यार्थी जो है डॉक्टर इंजीनियर बनकर निकलेंगे। और ये माता पिता के साथ साथ उन शिक्षक के लिए भी गौरव की बात है जो उनको यहाँ पर शिक्षित करेंगे। और बहुत ही अच्छा पारिवारिक माहौल है। बच्चों को यहाँ भेजने के बाद बहुत निश्चिंत महसूस किया मैंने। और आगे अगर यदि मुझे ऐसा लगता कि मेरा एक ही बेटा साइंस लेके पढ़ा और भी मेरे जो 3 बेटे हैं, अगर उनमें ऐसा होता कि वो भी साइंस बायो लेकर पढ़ते, तो शायद मैं यहाँ पर उनको भेजती। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है मेरी कि जरूर इनको ये चांस दीजिए, बच्चों को एक मौका जरूर देना चाहिए उनके मन का करने के लिए। अगर आप उनको थोड़ी सी ढील देंगे और आगे बढ़ने के लिए कहेंगे, तो उनका प्रयास जो है बहुत सकारात्मक होगा और वो आगे बढ़कर अपने जीवन में कुछ करके आपको जरूर दिखाएंगे। और मुझे अपने भावों को, उद्गारों को यहाँ पर बोलने के लिए मौका दिया, मंच दिया, इसके लिए मैं बहुत ही आभारी हूँ सर की। और मैडम का जो स्वभाव है वो तो बहुत ही विनम्र है, इतने धैर्य के साथ ये बच्चों को कंट्रोल करती हैं
कि यदि हम उनके स्थान पर होते तो शायद हमको क्रोध आता, हम बच्चों को डांटते, लेकिन ये इतने अच्छे से डील करती हैं, मैंने इन्हें देखा है। चाहे कि वो बात फोन पे करे या फिर बच्चे से फेस टू फेस करे, ये बहुत अच्छे से टिकल करती हैं। और वाकई में बहुत अच्छी जीवन संगिनी के रूप में मैंने जाना है इनको, दिवाकर सर की, कि इतना अच्छा सहयोग दोनों का रहा है बच्चों के लिए और इस शिक्षण संस्थान का, यहाँ के सारे शिक्षकों का, कि बच्चों के लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है यहाँ पर ज्वाइन करके आगे बढ़ने का। और इतना कहते हुए मैं अपने शब्द को विराम देती हूँ। धन्यवाद। लेट्स गो। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के आधार पर उसी के सिलेबस पूछे जाते हैं। आईएएस बनने वाले साथी, जो आईएएस बनने के सपना देखने वाले साथी होंगे, वो थोड़ा सा एक बार हाथ उठाएंगे। देखो बहुत खाली होंगे, इसलिए 2030 तक के लिए तो बहुत संकल्पित है, चाहे कुछ भी हो हम ये काम करेंगे। मैं मंच अतिथियों से भी आग्रह करता हूं, इस मिशन 2030 को सब लोग समझे, अमल करने में मदद करें और 2030 तक इस जिले में डॉक्टर, इंजीनियर और आईपीएस, आईएएस अधिक से अधिक बने और उस तरफ हम काम करें। अपने बच्चों को दें, कमजोर हो तो हम सुधारेंगे, होशियार बनाएंगे, लेकिन निश्चित रूप से हम बनाएंगे। और हमने ठान ही लिया है, अभी से तैयारी कर लिया है कि आज केवल 2 करोड़ बचाए हैं जिले का, कल अरबों रुपया बचाएंगे। यदि 10 डॉक्टर 20 डॉक्टर बन गए तो अरबों रुपया बच गया। और कोई कमी नहीं है बच्चों, जुनून होना चाहिए। मैं केवल 2 बात रखूंगा, उसके बाद फिर भोजन के लिए आमंत्रित करूंगा। एक प्रदेश की बात है, भारत के ही एक बच्चा लड़का जो है वो अपने प्रदेश में टॉप फर्स्ट आया, टॉप 1 बच्चे ध्यान रखेंगे, टॉप 10 में पहला आया अपने प्रदेश में। वो बहुत मेहनत किया, अच्छा मार्गदर्शन मिला। वो गणित का विद्यार्थी था, लेकिन पता आप पूछ नहीं रहे हो कैसे आया। कोई पूछेंगे कि मैं बता ही दूं? बताऊं ना? आप जोर से बोलेंगे कि बताओ तो बताऊंगा। हाँ, इधर कुछ है, बताऊं? पक्का? मैं उनसे मिला नहीं हूं, उनको देखा नहीं हूं, बस मैं चाह तो समाचार पत्र पढ़ता हूं, पेपर रोज। मेरे को समाचार पेपर से पता चला कि ये बालक पूरा प्रदेश में पहला आया। गणित का छात्र, जेईई की परीक्षा दिलाया, मेन क्लियर करने के बाद एडवांस भी क्लियर किया, देश में 438वां रैंक लाया देश में। कैसा बच्चा होगा? यही तो चिंतन करना है, यही तो सोचना है। उसके परिवार के बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं, बच्चे के बारे में बात कर रहा हूं। तो मिस्त्री साहब थोड़ा बहुत क्षमा चाहता हूं, नाराज नहीं होना भैया। वो बच्चे में ऐसा जुनून कि अपने प्रदेश में टॉप आना और पूरा देश में जेईई एडवांस में 438वां रैंक लाना, ये छोटी मोटी बात नहीं है। और बच्चा कैसा है? न हाथ से लिख पाता है, न पैर से। हाथ में राज लगे हैं और पैर में। तो सोच रहे हैं बच्चों, दोनों हाथों में राज लगा हुआ है उसका, दोनों पैरों में राज लगे हैं उसके। कैसे आया होगा? वो बच्चा मुंह से पेन पकड़ के लिखता है। किससे पेन पकड़ के लिखता है? मुंह से।
और हमारे पास क्या है? क्या है? हमारे हाथ अच्छे हैं, पैर अच्छे हैं। प्रभु ने इतना अच्छा जीवन दिया है। क्या हम कुछ ऐसा सोचते हैं जैसा वो बालक करता है? कल्पना करो जरा, इस परिस्थिति में 438वां रैंक आना छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत साहसी है, बहुत धैर्यवान है। बच्चों प्रेरणा ले। दूसरा एक कोई बोले गणित और विज्ञान दोनों लेके, ये बालक बता रहा था, हम तो रोजे प्रेरित करते हैं। एक बच्ची गणित और विज्ञान दोनों ले ली 10वीं पास होने के बाद। उसके सर मैडम ने कहा गणित विज्ञान दोनों ले लो। वह बोले नहीं डॉक्टर बनना वायो ले लो, नहीं इंजीनियर बनना गणित ले लो। उसके सर ने कहा दोनों ले लो। दोनों ले लिए, 11वीं पास हो गए, 12वीं पास हो गए। उसका भी अच्छा हिस्सा ना है, 11वीं 12वीं में गणित में भी अच्छा रैंक आया और बायो में भी अच्छा रैंक आया। फिर क्या किया? वो नीट का भी फॉर्म भरे और जेईई का भी फॉर्म भरे, जैसा वो बालक बता रहे थे। दोनों भरे, दोनों में सिलेक्शन हो गया, अच्छा रह गया टॉप रैंक। अब बात आई एडमिशन की। वो पूरा रोने लगी, क्या करूं, डॉक्टर बनूं कि इंजीनियर बनूं। बहुत रोई। घर वाले बोले तू भोग, दोनों क्यों लिए? एक को लेते तो जल्दी चले जाते, आगे चले जाते, उधर चले जाते, इधर। दोनों लेके फंस गई तू बीच में। किसने कहा तुमको दोनों लेने के लिए? वो सर ने कहा। सर के पास जाओ, वो सलाह देंगे। बहुतों ने कहा तुमको डॉक्टर बनना चाहिए, बहुतों ने कहा इंजीनियर बनना चाहिए। फिर बहुत समझाने के बाद बहुत परेशान थी वो। फिर अंत में मेडिकल की पढ़ाई की, आज एमबीबीएस कंप्लीट है। बच्चों वो जब स्थिति आएगी तब सोचेंगे, आज तो नहीं सोच रहे। आपको दोनों विषय भी ले सकते हैं, राइट? दोनों विषय का अनुभव ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम फाउंडेशन क्लास प्रारंभ हो रहा है और वो बहुत कम फीस में, नहीं के बराबर। हमारे बड़े बड़े लोग हैं, अभी कुछ बात कर रहे थे, मुझे भिलाई में वो कोचिंग के लिए जाना है, गया हुआ है। और बहुत लोग अभी एडमिशन लेंगे। कुछ लोग तो फॉरेन से एमबीबीएस करके आ रहे हैं और उसके बाद भी नीट की परीक्षा दिलाना पड़ेगा। इससे अच्छा क्यों नहीं कि 2 साल 3 साल नीट की तैयारी करो। एमबीबीएस करके आने के बाद भी नीट की परीक्षा दिलाना पड़ेगा, तो क्यों नहीं आज ही 2 साल 3 साल 2 बार 3 बार में प्रयास करके आप नीट सफल करो। 40 लाख रुपया यूक्रेन और रूस में फीस है मेरे मित्रों। जिसके पास पैसा है, परसेंट की जरूरत नहीं होती। पैसा है तो आप फॉरेन जाओ, पैसा नहीं है तो अम्बेडकर संस्थान आओ। स्वागत करता है, हृदय से अभिनंदन करता है। मैं विश्वास के साथ ये बात कहूंगा कि आज नहीं कल, आज नहीं कल, मैं तो इतना विश्वास इस बार है कि इसी बैच में कोई हमारा एमबीबीएस क्रैक करेगा। ये फ्री कोचिंग से इंग्लिश मीडियम के बच्चे 8 और 10 बच्चे क्लास में थे। भाई प्रवीण आहिर जी तो इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट है, पूरा क्रैश कोर्स में अभी भाग लिया और बहुत से बच्चे भाग लिए हिंदी मीडियम के, आपके दूर दूर के। 2024 में हमारा टारगेट है, हमारे यहीं से एमबीबीएस प्रोडक्शन शुरू होगा और आईआईटी भी भेजेंगे। क्यों नहीं जाएगा? जाएगा। आप धीरज रखें। हम तो संकल्प है ले लिए हैं कि हमको ये करना है। मेरे मित्रों, स्कूल फीस में बहुत से विद्यालय में, किसी विद्यालय का आलोचना नहीं कर रहा हूं, स्कूल फीस में आप जेईई और नीट की कोचिंग कर सकते हैं। 12-15 हजार 20 हजार में जेईई नीट की कोचिंग कर सकते हैं, एनआईटी आईआईटी की ओर सफल हो सकते हैं। क्यों ऐसा नहीं हो सकता है? ऐसा हो सकता है, हम करके दिखा रहे हैं। अभी 15 जून से ही 10वीं पास बच्चे जो है 11वीं जाने वाले विषय चयन करें और जेईई और नीट की और बीएससी नर्सिंग की और पीएचडी की। आप अभी से बात तो मैं ये बताऊंगा, बहुत बच्चे भटक रहे हैं। बहुत बच्चों ने अपनी बात
विषय चयन पर नहीं रखा है। कुछ बच्चों ने समय गंवा दिया है और ये सब कैसे होता है? जानकारी के अभाव में। और जानकारी बहुत जरूरी है होना, तो कैसे मिलेगा? हमारे आसपास का वातावरण, हमारे आसपास का वातावरण बिखरा हुआ सा है, तो संदेश जाने आने में टाइम लग जाता है। यदि पास पास हो, गहना हो, तो हर संदेश जल्दी पहुंच जाएगा, गलत हो चाहे सही हो। अब गलत सही दोनों आता है तो हमको सही ढंग से विचार करने की जरूरत है। शुभकामनाएं। जिसके घर में एसी होगा, कूलर होगा, पंखा होगा, 2-4 कमरे, आलीशान बंगला होगा, गाड़ी होगा, आप उधर थोड़ी सी कल्पना करके देखो ना, सोचो ना, क्या उसका बच्चा और मिस्त्री के बच्चे में कितना अंतर है? ऐसा अंतर क्यों होता है? इस अंतर को भी हमको समझना पड़ेगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, पांचवी पास होने के बाद ही कुछ सोचने लगते हैं। हमारे शिक्षा जगत में प्रत्येक विद्यालय, चाहे वह शासकीय हो चाहे अशासकीय हो, हमारे शिक्षक साथी उस पहली दूसरी कक्षा के बच्चों को उसके हाव भाव को देख करके उस परिणाम में, रिजल्ट शीट में, अनुसूची में लिखते हैं। आपने देखा होगा, ये शिक्षक बनना चाहता है, ये इंस्पेक्टर बनना चाहता है, आईएएस बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, पहली दूसरी तीसरी चौथी के रिजल्ट में बच्चे को पता ही नहीं चलता है कि ये क्या बनना चाहता है। पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, शायद आपने नाम भी नहीं सुना होगा जो मैं बता रहा हूँ। सीपेस संस्थान जो रायपुर का उरकुरे स्टेशन के पास है, और एक संस्थान अभी चालू हुआ है रिसेंटली जो है, वो हमारे कोरबा में चालू हुआ है। इसमें वे बच्चे जो 8वीं पढ़े हैं, लगभग 10वीं भी पढ़े हैं, SC ST OBC के जो बच्चे हैं, वे अधिकतम जो है 30 साल के अंदर हो, लड़के लड़कियां सब भर सकते हैं। यहाँ 6 महीना रहना, खाना और ट्रेनिंग पूरा फ्री है भारत सरकार की ओर से। और यहाँ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की पढ़ाई करनी है। इसके बाद आप आराम से जो है प्राइवेट सेक्टर में तो 20 से 25 हजार की जॉब पा ही जाएंगे। और यदि आप उसमें और आगे बढ़ते हैं पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग में, तो आप साइंटिस्ट, लेक्चरर, जो भी आप बनना चाहे बन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि समय का अभाव है, इसलिए मैं आज इतना ही कहूंगा। मेरा मोबाइल नंबर आप लोग नोट कर लिए, खासकर किसान भाई। यदि आपको कोई खेती में कोई समस्या है, कोई बीमारी में कोई समस्या है, आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, आपको गाइडेंस की आवश्यकता है, मुझे कॉल से जैसा मेरे पास समय रहेगा मैं रिप्लाई जरूर करता हूँ, सबको करता हूँ। और आपके मोबाइल नंबर शायद सबका संकलित है आपके पास। हम आपका एक इसलिए मोबाइल नंबर लेके जाएंगे यहाँ से। हमारे पास किसान मोबाइल एडवाइजरी KMA, ये भारत सरकार का संस्था के माध्यम से हमारा एग्रीकल्चर एडवाइजरी जारी होती है। क्या कीड़ा बीमारी आ रहा है, किसे क्या खाद पानी डालना, ये सब आपके मोबाइल में हम हिंदी में मैसेज भेजेंगे। इसके लिए मैं दिवाकर साहब से अनुरोध करूंगा कि आज आप लोग जो भी नाम, मोबाइल नंबर लिखे हैं, वो सब मेरे को यहाँ उपलब्ध करवा दें। दूसरा जो और अंतिम मेरी बात है वो ये है कि आप लोग जो है यहाँ सीड हब योजना चल रही है, दलहन उत्पादन करते हैं, अरहर, मूंग, उड़द, तिवड़ा। तो आप लोग जो है सीधे हमारे कृषि विज्ञान केंद्र मुंगेली जाएं, वहाँ रजिस्ट्रेशन करवाइए और सीधा आपका जो बीज है, ठीक है, अगर आप बीज उत्पादन कार्यक्रम में जुड़ जाएंगे तो आपका जो सोसाइटी में जो मूल्य में आप समर्थन मूल्य में बेचते हैं, उससे 2 रुपये 4 रुपये ज्यादा ही मिलेगा आपको प्रति क्विंटल की दर से, और आपको फायदा मिलेगा। वहां आप लोग रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं ताकि आपका इकोनॉमिक कंडीशन बिल्डअप हो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मुझे दिए सुना, समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस अम्बेडकर स्कूल का, और खासकर दिवाकर सर का, जिसने मुझे आमंत्रित किया और आप सबका आशीर्वाद मिला। आप सभी को गुड लक, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। हाँ, नंबर, यस, ये बात है कि आपने याद दिलाया। हाँ, नोट कर दीजिए, 87 70 41 41 50। आई रिपीट अगेन, 8770 41 41 50। डॉक्टर CS खरे, कृषि वैज्ञानिक, नोट कर लीजिएगा।
थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद सर। Let's go.